नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार ने किया वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट घोषित। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर 350 रुपए किया महंगा। मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई सामने। और युवाओं को एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करवाने कलेक्टर ने शुरू की ज्ञानाश्रय कोचिंग क्लास। मॉडल स्कूल में आरंभ हुई क्लास के पहले दिन कलेक्टर ने दी छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3.14 लाख करोड़ रुपयों का बजट पेश किया। बजट में 1 लाख नई नौकरियों का एवं टॉप आने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा और एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही बुजुर्गों को हवाई जहाज के जरिए तीर्थ दर्शन कराने की घोषणा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट बताया, तो वहीं विपक्ष इसे कोरी घोषणाओं वाला चुनावी बजट बता रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए इसे उम्मीदों वाला बजट बताया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बजट महंगाई और कर्ज बढ़ाने वाला झूठी घोषणाओं का बजट है। प्रदेश सरकार के इस बजट में युवाओं के लिए 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और 900 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। वहीं टॉप आने वाली छात्राओं को सरकार ने स्कूटी देने का वादा किया है। लेकिन जबलपुर में इस बजट को लेकर निराशा का माहौल है। जानकारों का कहना है कि शहरी इलाकों की उपेक्षा की गई है। देखिए, बजट के बारे में बहुत सारी जो अपेक्षाएं थी वो शहरी अपेक्षाएं तो बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। जो कीमतें कम करने की बात थी, सरकार का ये कहना है कि हमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं। टैक्सेस नहीं बढ़ाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। राहत देने की जो बात थी बजट में, जो उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी वर्ष है तो जो राहत दी जाएगी वो राहत नहीं दी गई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो बताया कि मध्य प्रदेश का जो ग्रोथ है वो 26% पे, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो 26% जो ग्रो कर रही है। ग्रोथ के ड्राइवर्स कौन सी कैटेगरी है? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, क्या है जो 26% जो ग्रोथ कर रही है? तो ये मेरी समझ के बाहर है। तीसरी मेरे लिए जो एक थोड़ी सी सुखदायक खबर है वो ये है कि गांव में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ दिया है कि बच्चों को जो स्कूल के वहाँ मिले, और जो स्कूलों की या सीएम राइजिंग स्कूल की जो 900 स्कूलों की घोषणा की गई है वो एक अच्छा प्रयास है। आज जो बजट आया इसमें निश्चित ही हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। चुनावी साल है, बजट निश्चित ही सभी को साथ लेके खुश करने वाला बजट होगा। लेकिन इस तरीके की ऐसी कोई घोषणाएं की नहीं गई हैं इस बजट में। जैसे कि हम लोगों की काफ़ी समय से डिमांड रही है कि प्रोफेशनल टैक्स को माफ़ किया जाए, और रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं हमारे प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित ही इसमें जो रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं उसको कम की करने की उम्मीद थी हम लोगों को। काफ़ी समय से हम सरकार को निश्चित ही निवेदन करते रहे हैं कि कई चीज़ों में सुधार हो। ऐसी कोई हमारी व्यापारियों की जो मांग रही उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा बजट नहीं आया। बजट में पेट्रोल, डीजल, बिजली के रेट कम नहीं किए जाने और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने से लोग परेशान हैं। मुझे तो लगता है कि शायद आखिरी बजट होगा। कारण क्या है कि आम जनता के लिए, आम व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है। और विशेष तौर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को तो पता नहीं क्या समझा जाता है। जबलपुर को तो सरकार कुछ देने का नाम भी नहीं लेती और काम भी नहीं करती है। हमारे जबलपुर शहर के बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? जबलपुर में इंडस्ट्री की जरूरत थी, लेकिन आज फिर पीतमपुरा को इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया गया, भोपाल को मेट्रो के लिए फंड दिया गया, लेकिन जबलपुर के लिए कोई भी बड़ा ऐसा काम नहीं है जिससे कि जबलपुर गर्व कर पाए सरकार के ऊपर और जबलपुर की जनता और जबलपुर के व्यापारी गर्व कर पाए। कुछ भी नहीं दिया गया। हम ट्रांसपोर्टर होने के नाते मांग कर रहे हैं बार बार कि स्क्रैप नीति में परिवर्तन करिए। आपने चोरी छुपे जो ट्रकों की आयु है सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर 10 वर्ष कर दी है, पहले 15 वर्ष थी, उसके पहले तो कोई समय सीमा ही नहीं थी। आज अब ट्रक और बस 50 लाख से 1-1 करोड़ के हो गए हैं। अगर बस को एक अच्छी लग्जरी बस बनाओगे तो 1 करोड़ में बनेगी, तो उसकी 10 वर्ष आयु कर देना, बताइए कौन इन व्यापारों को करेगा?
आज गैस सिलेंडर को आज महंगा कर दिया गया। हम आस लगाए बैठे थे कि कुछ सस्ता होगा, लेकिन 50 रुपए घरेलू गैस और 300 रुपए कमर्शियल गैस में बढ़ावा दे दिया। अब होटलों में लगने वाली ये गैस कहीं ना कहीं होटल का खाना भी महंगा होने वाला है। बजट से उद्योग व्यापार जगत काफ़ी निराशा है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष था, तो चुनावी वर्ष में बहुत उम्मीदें थी कि ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ दिया जाएगा। जैसे आपने कृषकों को दिया, मजदूरों को दिया, अलग अलग जाति जनजाति योजनाओं के लिए आपने बजटीय आवंटन किया। उम्मीद तो थी कि हमारे को ट्रेड इंडस्ट्री को भी इससे कुछ लाभदायक घोषणाएं सुनने में मिलेंगी, और वित्त मंत्री जी ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। इस तरह निराशा की उम्मीद हम लोग को भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी मांगें स्वीकार की जाएंगी और इसका प्रतिफल स्टेट की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में सहायक होगा, लेकिन वो कहीं से पूरा तो दिखाई नहीं दिया है। घोर निराशा है ट्रेड इंडस्ट्री को इस बजट से। स्टेट गवर्नमेंट ने यह तो बताया कि पर कैपिटा इनकम 12,000 से 20,000 व्यक्ति की बढ़ी है, लेकिन यह नहीं बताया कि हमारे प्रदेश की जनता पे जो 33,000 कर्ज होता था वो आज की डेट में 45,000 हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में गैस डीजल के दाम थे, वो कम नहीं किए, बिजली के दाम थे उसमें भी कोई शुल्क माफ नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि शायद राहत स्टाम्प ड्यूटी में, प्रॉपर्टी शुल्क में देगी, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया। और साथ ही जबलपुर के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी किसी तरह की कोई योजनाएं नहीं लागू की गई। तो ओवरऑल जबलपुर की जनता के दृष्टिकोण से हम निराश हैं, और ओवरऑल प्रदेश के हिसाब से देखें तो यह कर्ज बढ़ाने वाला बजट है जो आम जनता को कहीं भी राहत देता नहीं लगता है। सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं की सरकार लगती है और उसी का बजट लगता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आज ये बजट दिया गया, इससे जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निराशा हुई है। वो ये हुई है क्योंकि ये बजट पूरी तरह से रेवड़ी कल्चर को बांटने वाला बजट, चुनावी बजट के रूप में उभर के आया है। जो भी कुछ किया गया वो इंदौर और भोपाल के लिए किया गया। वहाँ पे मेट्रो का संचालन के लिए बजट में प्रावधान किया गया, वो इंदौर और भोपाल के लिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई तो वो इंदौर और भोपाल के लिए। जबलपुर और महाकौशल के लिए बजट में किसी भी तरह का कोई प्रावधान ना करना, ये बहुत ही निराशाजनक है। और जबलपुर क्षेत्र के उद्योगीकरण के लिए, महाकौशल के उद्योगीकरण के लिए, यहाँ के आर्थिक विकास के लिए सरकार की कोई भी स्पष्ट योजना समझ में नहीं आई। टैक्स जो है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव को बढ़ाया जा रहा, उस पर भी कोई रिलीफ नहीं मिलने से आने वाले समय महंगाई भी आगे बढ़ती दिखेगी और आम आदमी को भी इससे राहत नहीं प्राप्त होगी। जो सरकार ने बजट दिया है, इसमें मुझे ऐसा लगा कि जबलपुर के साथ पिछले कई वर्षों से सौतेला व्यवहार हो रहा है और मतलब जबलपुर के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसे मतलब सरकार का सिर्फ ध्यान सिर्फ भोपाल और इंदौर के ऊपर ही है, और ना तो किसी प्रकार की कोई राहत दी गई है टैक्स में। किसानों के लिए और पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत किया गया, वो तो आवश्यक भी था, तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि वो अच्छा किया है, लेकिन बाकी व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। और व्यापारी जिस तरीके से आज पिछले जब से कोरोना काल आया है और उसके बाद से जो देश की हालत और व्यापारियों की हालत है, उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं है। तो मुझे कहीं से भी संतुष्टि, और सिर्फ चुनावी मतलब मेरे को बजट लग रहा है, और इसमें मतलब चुनावी बजट में इस तरीके से मतलब पेश किया गया है, इसमें ना तो मध्यम वर्ग को फायदा है और ना ही किसानों को फायदा है बहुत ज़्यादा, और ना ही व्यापारियों को फायदा है। जबलपुर में रहने वालों का कहना है कि हमारे हिस्से में कोई योजना नहीं आई, जबकि इंदौर और पीथमपुर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो हर घर में दिया जलाना चाहते हैं। प्रति व्यक्ति 45,000 से ज्यादा का ब्याज हर एक मध्य प्रदेश के नागरिक पे चढ़ा के कहां से दिया चलेगा। 3,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज में डूबी ये सरकार आज बात प्रोग्रेस की करती है। इसी जनवरी के महीने में 12,000 करोड़ रुपए सरकार ने लोन ले लिया। कई हजार करोड़ रुपए तो सिर्फ हम ब्याज के बतौर पे कर रहे हैं। आप पीथमपुर, इंदौर, यहाँ पे आप इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके आ रहे हैं, क्यों? जबलपुर नहीं दिख रहा आपको? जबलपुर की अनदेखी आप कितने सालों से कर रहे हैं? तो कृपया करके अनदेखी बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी नागरिक रहते हैं, यहाँ पे भी प्रोग्रेस की जरूरत है। सिर्फ इंदौर और भोपाल में प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है। एकदम बोगस बजट प्रस्तुत किया गया, निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर भाजपा की सरकार ने लाद के रखा हुआ है।
45 से 50,000 रुपये यानी लगभग 2 लाख रुपए प्रति परिवार का कर्ज हर व्यक्ति के ऊपर हो गया है। महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं दिया। जबलपुर शहर में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी दे के आया था व्यक्तिगत रूप से, यहाँ भी 2 बार बोला मेट्रो की सौगात दीजिए, नर्मदा रिवर फ्रंट दीजिए। माननीय कमलनाथ जी ने जो अपनी सरकार में 2800 करोड़ रुपए सेंक्शन किए तो उन कामों को चालू करने की घोषणा कीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपने जबलपुर शहर के लिए और अन्य जगह के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। आप चाहते क्या हैं? हम लोगों को तो लग रहा था चुनावी वर्ष है, उस हिसाब से तो बहुत शानदार बजट आएगा। किसी प्रकार की कोई राहत किसी को नहीं है। हमारा जो जमीनी व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास भी है, उनको किसी प्रकार की राहत नहीं है। इस बजट का जो लाभ उठाएंगे वो कुछ 1% मध्य प्रदेश के लोग जो उसका लाभ उठाएंगे। 99% जनता के लिए यह बजट अत्यंत निराशाजनक है और लोग इस बजट से सिर्फ परेशानी उठाएंगे और किसी प्रकार की उनको फायदा इस बजट से नहीं मिलने वाला है। बहरहाल चुनावी बजट में जिस तरह से जनता ने राहत की उम्मीदें लगा रखी थी, वह कहीं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि भाजपा के सदस्य इसे उम्मीदों का दीपक जलाने वाला बजट बताया है। युवाओं को यूपीएससी एवं एमपीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की पहल पर मॉडल स्कूल में ज्ञानाश्रय कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने टीचर बनकर छात्रों को विषय चयन से लेकर परीक्षा की तैयारी करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की पहल पर मॉडल स्कूल के सभागार में निःशुल्क कोचिंग क्लास ज्ञानाश्रय का शुभारंभ किया गया। क्लास के पहले दिन कलेक्टर ने लगभग 200 छात्रों को एमपीएससी एवं यूपीएससी परीक्षा में विषय चयन से लेकर परीक्षा की तैयारी के बारे में बताया। इसको आप समझ पा रहे हो या कोई भी अगर आपको बोल दिया गया शब्द, मान लीजिए मैंने कह दिया नेचुरल जस्टिस, इसको क्या समझते हैं आप? प्राकृतिक न्याय, या और बेहतर शब्द बोले तो नैसर्गिक न्याय। वर्बाटिव ट्रांसलेशन नहीं होता है, कई बार वर्ड जो होते हैं वही होते हैं। तो ट्रांसलेशन आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। जो अभी बात हो रही थी ना कि कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं और उससे वो मीनिंग नहीं निकल पाती और इसलिए हम आंसर नहीं कर पाते। तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ द ट्रांसलेटर, बिकॉज उसने क्या यूज नहीं किया, उसने कीवर्ड यूज। क्या मतलब समझते हैं फॉल्ट? क्या मतलब है फॉल्ट? ज्ञानाश्रय कोचिंग क्लास में से जुड़ने के लिए लगभग 500 छात्रों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से स्क्रूटनी के बाद 200 छात्रों को अब इन्हें अधिकारियों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्वच्छता की अलग जगाने के लिए ग्वारीघाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। श्री सद्गुरु नाना साहेब धर्माधिकारी संस्था के सदस्यों ने घाट पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और श्रद्धालुओं को भी सफाई रखने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश राज्य अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी अभियान में शामिल हुए। श्री सद्गुरु नाना साहेब धर्माधिकारी संस्था के सदस्यों के द्वारा नर्मदा तट ग्वारीघाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी हिस्सा लिया और घाट पर फैले कचरे को साफ किया। डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं संस्था के सदस्यों ने बताया कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों को साफ सफाई कायम रखने के प्रति जागरूक करना है, ताकि नर्मदा तट साफ स्वच्छ रहे और नर्मदा जल भी दूषित होने से बचा रहे। भारतवर्ष में एक महान महापुरुष ने, महान आत्मा ने जन्म लिया। उनका नाम है नाना साहब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र में कोंकण में रेवदंडा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। वहाँ पर उन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ किया और आज पूरे विश्व में 15 करोड़ के आसपास उनके अनुयायी हैं। और हमारे यहाँ पर अपने देश में सेवा की परंपरा रही है, वो प्रारंभ से रही, शुरुआत से रही। तो स्वाभाविक है कि अपने शिष्यों का, अपने अनुयायियों का केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री ना मानना, यह हमारे यहाँ विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने इसकी एक मार्गदर्शक नियम बना दिया है कि कोई भी गुरु अपने शिष्यों के अंदर सेवा की भावना को अनुप्राणित करें,
और इसी व्यापक विचार को लेकर के और स्वच्छ भारत के साथ नाना साहब ने अपने शिष्यों को, अपने समाज को जोड़ा। बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे भारत में उनके जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान चलता है। हमारे कम से कम 400 से 500 सदस्य आज यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरा सामान हम लोगों ने जुटाया हुआ है, झाड़ू से लेके तो कचरा काहे में रखना, कैसे करना है। नगर निगम का साथ, नगर निगम के हम सहृदय धन्यवाद करते हैं और आप सभी का पूरे धन्यवाद। इस अभियान में संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। माह के पहले दिन सरकारी महकमों में राष्ट्रगीत गाने की परंपरा जारी है। इसी श्रृंखला में कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी वंदे मातरम का गायन हुआ। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि शासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम राष्ट्रगीत का गायन किया जाना अनिवार्य है। लिहाजा माह के पहले दिन इस आदेश का पालन सभी विभागों में किया जा रहा है। ऑपरेशन से होने वाली प्रसूति का प्रतिशत कम करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर एल्गिन हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज में प्रारंभ किया जाने वाला है, जिसमें सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक सप्ताह के भीतर एल्गिन हॉस्पिटल एवं शासकीय नर्सिंग कॉलेज में नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ हो जाएगा। इसमें सिजेरियन की बजाय सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने की ट्रेनिंग की जाएगी। नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये एल्गिन अस्पताल में प्रारंभ हुआ है और अभी उनकी ओपीडी की सेवाएं शुरू हो गई हैं। पढ़ाने वाले शिक्षक आ चुके हैं। 30 लोगों का बैच 2 हफ्ते के भीतर शासन द्वारा दे दिया जाएगा, तो उनकी नियमित कक्षाएं और उनके नियमित प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा नर्सिंग कॉलेज और एल्गिन में। सर फायदा क्या होगा इससे? सरकार का ये मानना है कि जो सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन से जो प्रसूति होती है उसका प्रतिशत नेशनल लेवल पे 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कभी कभी 40% तक चला जाता है। जो विदेशों में जो प्रसूति है वो प्रसूति नॉर्मल की प्रतिशतता वहाँ केवल 8% है। तो जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि हमें इसलिए विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए, विशेष कोर्स कराना चाहिए, जिससे प्रसूति सामान्य रूप से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन से होने वाली प्रसूति की संख्या 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह 40% तक पहुंच जाती है, जिसे लेकर सरकार चिंतित है। टिलहरी क्षेत्र स्थित होटल विजन महल एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला होटल के गार्ड द्वारा स्थानीय रहवासी के साथ मारपीट करने का है। पुलिस के अनुसार होटल में बारात के आगमन के दौरान अभिनंदन कॉलोनी से आवागमन अवरुद्ध होने की बात पर गार्ड ने कॉलोनी वासी व्यक्ति से मारपीट कर दी। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गोरा बाजार थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि होटल विजन महल के बाजू में स्थित अभिनंदन कॉलोनी निवासी विकास मेहरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि होटल के गार्ड संदीप कुमावत ने उनके साथ मारपीट की है और ये पूरा घटनाक्रम होटल में बारात लगने के दौरान का है, क्योंकि बारात की वजह से कॉलोनी के आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। वहीं गार्ड ने भी विकास मेहरा के विरुद्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 9:10 बजे के आसपास की बात है और फरियादी विकास मेहरा जो विजन महल के बाजू में अभिनंदन कॉलोनी वहाँ पर रहते हैं, अपने भाई के साथ जा रहे थे। उसी समय जो है कोई बारात वगैरह वहाँ लग रही होगी। गार्ड ने उनको बोला कि थोड़ा देर रुक जाओ, बारात अभी जा रही है। इसी बात पर से जो है उसने कहा कि भाई मेरा तो घर है, हमारा डेली का आना जाना है। इसी बात पर से वाद विवाद हुआ और जो है गार्ड ने शायद उनके साथ में हाथापाई की, मारपीट की, और जिस पर जो फरियादी विकास मेहरा की रिपोर्ट पर 294, 330, 506, 34 IPC का मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया है। वहीं दूसरा पक्ष जो है गार्ड संदीप कुमार कुमावत, ये गार्ड की नौकरी करते हैं, BSc की हुई, और इन्होंने भी जो है अनावेदक विकास मेहरा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। और उनका कहना है कि जो है
अब जो होटल विजन महल है उसके बाजू में अभिनंदन कॉलोनी है, वहीं कॉलोनी के बीच से आने जाने का रास्ता है जिससे कर्मचारी होटल के आते जाते हैं इसमें। तो उन्होंने बोला कि जो है यहाँ से रात में महिलाएं लड़कियाँ आती जाती हैं और जो आप कमेंट्स करते हो तो अच्छी बात नहीं। इसी बात पर जो है वाद विवाद होना बताया है, मारपीट होना बताया। प्रकरण जो है आवेदक संदीप कुमार कुमावत की ओर से 294 323 506 का मुकदमा। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। अधारता जयप्रकाश नगर में रहने वाली एक महिला ने अपने सास ससुर, पति और ननद के खिलाफ पुलिस कप्तान कार्यालय में शिकायत की है। महिला का आरोप है कि उसे 1 लाख रुपए देकर झारखंड से खरीदा गया है। शादी के 3 महीने तक तो ठीक से रखा गया, उसके बाद लगातार मारपीट की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अधारता थाने की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची अधारता निवासी एक महिला ने रोते रोते पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसके ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मूल रूप से झारखंड में रहने वाली इस महिला का कहना है कि उसे 1 लाख रुपए देकर खरीदा गया और शादी करके जबलपुर लाए। शुरू में तो ठीक से रखा गया, लेकिन 3 महीने बाद मारपीट की जाने लगी, जिसकी वजह से यह परेशान है। अधारता पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। हम आए हैं अपना पति के लिए, सास ससुर, पति, मेरे ननद मेरे झारखंड से शादी करके लाया है। 1 लाख रुपया कोई दलाल के पास दे के खरीद के लाया है। इसके बाद में हमारा पास जितना पैसा था वो पैसा ले लिया, करीब 8 लाख से रुपया था, उस सब पैसा ले लिया और वहाँ से फ़ोन करके बुलाया। चल गए थे फिर झारखंड, वहाँ से फ़ोन करके बुलाया, बेटा घर आ। घर आइला के बाद में 20,000 फिर पैसा था वो लूट लिया। 15 दिन हमको कैद करके रखा था। फिर इसके बाद में पुलिस आया आधारताल थाना से, इसके बाद गेट खुलवाया ताला। इसके बाद में हम गए थाने से कार्रवाई किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, बार बार मारते रह रहा। क्या करते आपके पति? कांच के दुकान है, शीशा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में भेजा गया है ताकि सुलह हो सके। ये एक महिला झारखंड की रहने वाली हैं जिनका ये कहना है कि 2020 में ये यहाँ पे आई थी और किसी जैन नामक व्यक्ति से इनका विवाह हुआ था। विवाह उपरांत वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, परंतु जो भी उनकी स्त्री धन था वो उनके द्वारा, पति के द्वारा खर्च कर दिया गया एवं अब वो उनके साथ मारपीट करते हैं और उनको अपने साथ नहीं रखते हैं। जिस संबंध में उनसे पूछा गया कि उस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि पुलिस द्वारा और परिवार परामर्श केंद्र द्वारा वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और वो ऐसा उनके साथ कोई भी अशोभनीय व्यवहार ना करें, इस चीज़ की उनको समझाइश दी जाए। तो थाना आधारताल एवं परामर्श केंद्र को बता दिया गया है कि उनको बुला के हिदायत दी जाए और अगर ऐसा कोई आपराधिक कृत्य उनके द्वारा किया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित महिला को भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी।